मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज बहुत अच्छे होंगे। मेरे दोस्तों, आज हम और बात करने से पहले हम कुछ बातें करना चाहते हैं। बातें ये हैं कि आज मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व में सबसे ज़्यादा युवा हमारे भारत में निवास करते हैं, लेकिन आज हमारे देश में युवाओं की ये कंडीशन बन गई है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगार हैं तो हमारे देश के युवा बेरोजगार हैं, और वो भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। जो स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वो भी आज बेरोजगार हैं। ये बेरोजगारी का आलम यहाँ तक है कि जो बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं और तमाम अच्छे एमकॉम, बीकॉम और तमाम टीचिंग लाइन्स के जितने कोर्स होते हैं, बीटीसी, बीएड और तमाम कोर्स किए हैं, एमएड किए हैं, तमाम तरह के कोर्स किए हैं, इसके बावजूद भी आज युवा रोड पर है, सड़क पर है, उसको कोई रोजगार नहीं है। वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है। ऐसे में कैसे चलेगा? ऐसे में हमारे भारत का भविष्य क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, या तो यह युवाओं का फेल्योर है या तो हमारे सिस्टम का फेल्योर है। अगर ये सिस्टम का फेल्योर है तो आज के युवा को मैं आगाह करता हूं कि ये युवा को अपनी कमर को कस लेनी होगी और इस सिस्टम के खिलाफ अपनी लड़ाई की आगाज कर देनी पड़ेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए हम अलग समय निकालेंगे, इस मुद्दे पर हम आप लोगों से अच्छे से बात करेंगे। लेकिन आज हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हम एक दिन इस मुद्दे पर जरूर बात करेंगे कि जिस तरह से आज पढ़े लिखे युवा जो है सड़कों पर हैं, बेरोजगार के आलम है, और सरकार एक से एक कदम, हमारा सिस्टम एक से एक कदम उठाए जा रही है। और तमाम, जैसे देखिए इस समय क्या हालात हैं, कोई भी, चाहे कोई भी आयोग हो, कोई आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड हुआ, यूपी SSS हुआ, SSC हुआ, आपका रेलवे हुआ, कोई भी बोर्ड, रेलवे तो 2.5 लाख स्टूडेंटों का फॉर्म फिलअप करवा लिया और उसने कहा कि हम 400-500 रुपए का फॉर्म फिलअप करवाया, उसके बाद कहा कि 400 रुपए हम आपका कम बैक करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हुआ क्या? आज तक उसका कोई अता पता नहीं है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। और जिस तरह से रेलवे में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, अगर इसी तरह से किया गया तो 2.5 लाख युवाओं का भविष्य खतरे में होगा। मैं ऐसी आशा करता हूं, लेकिन इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से बात करता हूं कि आज का युवा इस सिस्टम के खिलाफ अपनी कमर को कसेगा और इसके प्रति आगाज उठाएगा, कदम जरूर उठाएगा। और अपनी कमर को कसनी होगी, अपनी जिम्मेदारी को स्वयं उठानी होगी। ये नहीं कि जो सबके साथ होगा वही मेरे साथ होगा। लेकिन आपको, हर एक युवा को, हर एक शिक्षित युवा को अपनी कमर को कसनी होगी और इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। इनको जागृत करना होगा इसके खिलाफ, क्योंकि शिक्षा पे इस समय कोई भी ध्यान इस सिस्टम का नहीं जा रहा। लेकिन अगर युवा ही इस सिस्टम को बनाते हैं और इस सिस्टम में ही उनकी सुनी नहीं जाती, तो ये सबसे बड़ी विडंबना आज के युग में है। दूसरी बात कि आज जो है वैकेंसी भी कम कर दी गई है। चाहे आप किसी भी देखिए, बैंक सेक्टर में देखिए, जहां 21,000 22,000 बैंक पीओ की वैकेंसी आती थी, आज वहीं जो है 1100-1200 आ रही है। क्या है ये? पहली बात तो कम की जा रही है, और उसके बाद जो है समय पर एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। युवा बेचारा सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता है तो यही देखता है कि देखें क्या कोई वैकेंसी आई, क्या कोई विज्ञप्ति आने वाली है, क्या कोई अधियाचना आने वाला है, क्या अधियाचन आएगा, क्या कोई भी कुछ भी नहीं आता है। युवा सुबह से शाम तक इसी तलाश में रहता है कि आज शाम तक कोई आए, कल सुबह आए, परसों आए, लेकिन अभी कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। सारी की सारी ठंडे बस्ते में रखी गई। मेरे प्यारे दोस्तों, इस पे हम बाद में भी बात करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स में, क्योंकि टेक्नोमेट्री बार बार इसलिए आ रहा है कि टेक्नोमेट्री हमने 15 से 20 लेक्चर ले लिए और उसी में बार बार टेक्नोमेट्री युवा पे आने लगी, रट गया है एकदम। तो अब देखिए, थोड़ा सा टेक्नोमेट्री से हमें उबरना पड़ेगा और उबर करके हमें आना पड़ेगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सांख्यिकी का पार्ट होता है, स्टैटिक्स का पार्ट होता है, और हर एक एग्जाम में कोई भी, इंडिया का कोई भी, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, ये सेंट्रल टेंडेंसी से एक क्वेश्चन, एक नंबर का आना पक्का होता है।
और सबसे घटिया चैप्टर होता है। इसमें बच्चे को कोई दिमाग ही लगानी नहीं होती और बच्चा पढ़ के चला जाता है। लेकिन मेरा यहाँ पर काम होगा कि जीरो से लेकर के आपको हीरो तक मुझे बनाना है। हम इसमें पढ़ेंगे क्या, उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। हम इसमें जो पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, माध्य पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं मीन। दूसरी चीज हम इसमें पढ़ेंगे माध्यिका। क्या पढ़ेंगे? माध्यिका पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं मीडियन। और तीसरी चीज दोस्तों हम पढ़ेंगे, तीसरी चीज पढ़ेंगे बहुलक। ये बच्चा इतनी बार पढ़ लेता है कि उसको ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप मेरे हर वीडियो को देखिएगा, इसको मैं बहुत इजी तरह से आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। कभी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं और ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड पूछे जाते हैं, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा मैं उसको आपको सारी की सारी चीजें बताऊंगा। जो चौथी चीज मेरे प्यारे दोस्तों, परास पढ़ाएंगे, जिसको बोलते हैं रेंज। एक एक चीज हम बताएंगे, कुछ नहीं छूटेगा। चौथी चीज जो हम देखेंगे, माध्यिका एवं बहुलक में संबंध। क्या देखेंगे? बहुलक में संबंध, बहुलक में संबंध। और चौथी चीज जो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, उसको बोलते हैं विचलन। क्या बोलते हैं? विचलन, जिसको बोलते हैं डेविएशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेविएशन। दोस्त, यहाँ पे हर एक चीज को मैं, माध्य को भी डिटेल में और माध्यिका को भी डिटेल में, बहुलक को भी, परास को भी, और ये संबंध, जो ये संबंध है दोस्त, माध्यिका और बहुलक में जो संबंध है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा। इसको तो आप बहुत वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, ये डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन पूछ लेता है और हमें याद नहीं हो। हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे याद करना है, कैसे याद हो जाए। उसके बाद विचलन से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपके रेलवे में विचलन से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया हुआ है। और माध्यिका की तो बात ही छोड़िए, बहुलक की तो बात ही छोड़िए, ये हलवा क्वेश्चन होते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछा जाता है। इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। माध्य के साथ साथ एक चीज और आप जानते हैं, वो क्या जानते हैं? देखिए, ये तो एक समांतर माध्य हुआ, दूसरा होता है हरात्मक माध्य। क्या होता है? हरात्मक माध्य, जिसको आप पढ़ते होंगे हार्मोनिक मीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोनिक मीन। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम और क्या पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल मीन। क्या पढ़ते हैं? ज्योमेट्रिकल मीन, जिसको हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणोत्तर माध्य। दोस्त, हम यहाँ पर हम हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य को नहीं पढ़ेंगे, इसको हम सीरीज में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? सीरीज में। जब हम आपको श्रेणी पढ़ा रहे होंगे, क्या पढ़ा रहे होंगे? श्रेणी। किसमें? श्रेणी में, जिसमें आपको पता है कि समांतर श्रेणी, उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी, फिर उसके बाद हार्मोनिक सीरीज। ये तीनों सीरीज जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे, तब उस सीरीज में हम एक बार पुनः आपको तीन चीज डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे? अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन। ये तीनों चीज हम आपको कहाँ पे स्टडी करेंगे? सीरीज में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसी माध्य को हम समांतर माध्य भी कहते हैं। इसको और क्या बोलते हैं? समझ लीजिए आप, समांतर माध्य भी बोलते हैं। दोस्त, यहाँ पर हमें ये बताने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये दिमाग में आता है कि वो क्या होता है, इसलिए हमने ये चीजें आपको बता दी। अब आपके दिमाग में तुरंत ये चीज आ जाना चाहिए कि हम सेंट्रल टेंडेंसी को स्टडी क्यों करते हैं, इसकी जरूरत क्या हुई? दोस्त, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, जब हम देखते हैं कि कोई डाटा आता है हमारे, जैसे हम कोई भी सर्वे करें, मान लीजिए कोई भी सर्वे हो रहा है, जैसे ये कह लीजिए कि कक्षा में विद्यार्थियों के अंकों का सर्वे किया जा रहा है कि कोई बच्चा 10 नंबर पाया, कोई 20 पाया, कोई 15 पाया, कोई 25 पाया। ठीक है, इस तरह से ये एवरेज निकाला जाता है। इस तरह से ये देखा जाता है कि बच्चे कितने पास हुए, किस नियर अबाउट
बच्चों का जो लेवल रहा, कितने लेवल तक रहा, क्या इनका ग्राफ रहा, इस चीज को हम स्टडी करते हैं। इससे क्या होता है कि स्थिति के विषय में जो असमंजस की स्थिति होती है उसको किसी एक पॉइंट पे लाया जाता है, किसी एक निष्कर्ष पे लाया जाता है कि हाँ बच्चों ने इतना इतना नंबर गेन किया, इसका मतलब हुआ बच्चों हमारे जो स्टूडेंट रहे उनका ग्राफ इसी तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब कि इनमें इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके एक पॉइंट पर फोकस किया जाता है। बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करके एक चीज पर हम फोकस करते हैं, जैसे साइंस का मैथ सब चीज लेते हैं तो उनके हम कितनी क्वालिटी में कितना सुधार हुआ, इस तरह की चीजों का हम स्टडी करते हैं। तो इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी दोस्त, सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब हम आज स्टार्ट करते हैं माध्य। माध्य क्या होता है और कैसे निकालते हैं। आपको मैंने पहले बताया कि मैं इसमें जो है आपको एक छोटी चीज से स्टार्ट करूंगा और बड़ी से बड़ी चीज तक ले जाऊंगा, मतलब जीरो से हीरो बनाने की हमारी आपको पूरी कोशिश रहेगी। आप हेडिंग डाल दीजिए, एक एक चीज लिखते जाइए। आप हेडिंग डालिए समांतर माध्य, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, या इसी को हम सिर्फ मीन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सिर्फ माध्य कह देते हैं। दोस्त माध्य वो होता है जैसे कोई आंकड़ा दिया गया है, कोई डाटा हमें दिया गया है, वो डाटा मैं मान लेता हूं x1 x2 x3 x4 xn दिया गया है। मतलब कोई कक्षा है, उस कक्षा में जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के अंकों का जो है अंक जो है x1 x2 x3 x4 xn है। अगर हमें कहा जाए कि इसका माध्य निकालिए, क्या निकालिए, माध्य निकालिए। अगर माध्य को x बार से डिनोट करें तो दोस्त जो इसका माध्य होगा इन सारे डाटा का सम, क्या होगा, इन सारे डाटा का सम अपान जितने टर्म होंगे वो, मतलब इसी को कहें सम ऑफ डाटा अपान नंबर ऑफ टर्म। बात समझे कि नहीं आप? इतनी बात तो आप इसमें कोई, क्योंकि बच्चा पढ़ा होता है बहुत बार, इसलिए इसमें कुछ हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बात करें, आप लिख लीजिए इसको, एक एक चीज आप लिखते जाइए, क्योंकि छोटी छोटी मैंने कहा कि जीरो से आपको बताऊंगा, इसको आप लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूं। मैंने हर चीज को आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे बता देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा माध्य हमने निकाला है, माध्य दो तरह से निकालेंगे। दो तरह से मतलब दो डाटा दिया रहेगा। एक डाटा हमारा होगा सिंपल डाटा होगा। कैसा होगा, सिंपल डाटा होगा, मतलब साधारण आंकड़ा होगा। दूसरा वर्गीकृत होगा, वर्गीकृत आंकड़ा होगा, वर्गीकृत आंकड़ा, जिसको दोस्त बोलेंगे वर्गीकृत, क्लासिफाइड डाटा होगा। मतलब आपसे कहा जाएगा कुछ उसमें स्पेशलाइजेशन होगा, इस चीज को हम बताएंगे अभी। तो अभी हम सिंपल डाटा के विषय में देख रहे हैं। किसके विषय में देख रहे हैं, सिंपल डाटा के विषय में। जैसे आपसे कहे क्या कहे, सुनिए कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं क्या होगी। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं होंगी 1 2 3 10 होगा। अब इनका माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, x बार अगर कर दें तो इनको सबको ऐड कर लेना है। इन सबको ऐड करके और नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 10 होंगे। अब दोस्त आप ये बताओ, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का जो सम होता है वो n+1 होता है, n+1 होता है। मतलब अगर हम बात करें
n+1 होता है। कितना होता है? n+1 होता है। बात करें अगर कि 1 से लेकर के 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का जो सम होगा वो कितना होगा। देखिए n का मतलब लास्ट संख्या, n का मतलब लास्ट डिजिट। 10 इंटू 10+1 अपॉन 10, 10 से कैंसिल, तो 11 क्या आ गया दोस्त? इसका 11, इसका क्या आ गया? इसका 11 क्या आया? x बार जो है 11 आ गया। मतलब जो माध्य की वैल्यू आई वो कितनी आई? 11 आ गई। इतना बात समझे आप कि नहीं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। n+1/2 होता है। देखिए n+1/2 होता है, ये होता है। ठीक है, जैसे देखिए 1 2 3 4, मैंने उसको गलत बता दिया। देखिए 3, देखिए n+1 4 और 5, अगर 2 करेंगे तब तो 10 होगा ना, 10 होगा। और 4 3 7, 7 3 10, यहाँ पे 2 होगा। n+1/2, तो यहाँ पे 2 से और डिवाइड करेंगे तो इसका जो माध्य आएगा वो 5.5 आएगा। ये चीज नोट कर लिए, यहाँ पे n+1/2 होगा। n प्राकृतिक संख्याओं का जो सम होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का जो सम होता है दोस्त, n+1/2 होता है। ये मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है। अब इस डाटा, क्योंकि रटने वाला काम तो है नहीं, कभी कभी डाउट हो जाता है, हम कंप्यूटर तो है नहीं जो डाटा फिट हो गया वही हो गया, इसलिए थोड़ी गलती हो जाती है। यहाँ n+1/2, तो इस तरह से माध्य जो आ गया वो हमारा 5/5, 5.5 आ गया। अब दोस्त एक क्वेश्चन और, इस क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और समझिए। एक चीज और क्या समझना है, अगर हम कह दें x1 x2 x3 ... x10, मतलब 10 डाटा है। इस डाटा का जो माध्य है मीन है वो 5.5 दे, छोड़िए इसका 10 दे दिया गया है। कितना दिया है? 10 दे दिया गया है। तो इस आंकड़े का सम बताना। अगर आपको क्या दिया, इफ x1 x2 x3 का जो मीन है वो 10 दे दिया गया है, तब आपको आंकड़ों का सम निकालना है। क्या निकालना? आंकड़ों का सम निकालना है। सम मतलब योग निकालना है। ये इंग्लिश में आपको क्या निकालना? योग निकालना। बात समझिए, आपको पता है कि x बार का जो मान होता है, माध्य होता है, वो क्या होता है? सारे का सम और नंबर ऑफ 10 टर्म है, 10 से डिवाइड। अगर सम निकालना है दोस्त, सम निकालना है तो आप क्या कर रहे हैं, आप बताइए। मैं क्या करूंगा कि x बार में नंबर ऑफ टर्म से गुणा करूंगा। ये बात आप समझ जाना चाहिए, इसमें कोई तीर नहीं मारा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। अगर आपको सम निकालना है और अगर आपको माध्य दिया गया है तो दोस्त टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? माध्य में अगर हम टर्म से, पदों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? टोटल आंकड़ों का सम निकल करके आ जाएगा। अब इसी पे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। इसी पे हमारा एक क्वेश्चन है, मैं इसको इरेज करता हूं, इसको आप लिख लिए होंगे मैं उम्मीद करता हूं। इस पे एक क्वेश्चन है कि जो 5 प्रेक्षणों का माध्य है वो 60 है। 5 प्रेक्षणों का माध्य 60 है। उसके बाद 10 प्रेक्षण जो है माध्य 30 है। 10 प्रेक्षण है, उन प्रेक्षणों का जो माध्य है, बहुत ध्यान से सुनिए, माध्य है वो 30 है। और इसके बाद कहा जा रहा है कि 15 प्रेक्षण है, और जो 15 प्रेक्षण है, उन 15 प्रेक्षणों का जो माध्य होगा वो दोस्त कितना है? वो 20 है। तो संपूर्ण
प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्त क्या कह रहा है, देखिए आपको 5 प्रेक्षण है, 5 ऑब्जर्वेशन किया गया है, इनका जो मीन है x5 बार जो दिया गया है वो 60 दिया गया है, ठीक है। और जो 10 प्रेक्षण है, इन 10 प्रेक्षणों का जो मान दिया गया है, इनका जो है 30 दिया गया है, ठीक है। और जो नेक्स्ट 20 प्रेक्षण है, ठीक है, सही है कि नहीं सॉरी 15 प्रेक्षण है, जो अगला 15 प्रेक्षण है, इसका जो मेरे प्यारे दोस्तों दिया गया है वो 20 दिया गया है। ये क्या है, ये सारे के सारे मीन है, मतलब माध्य है। अब आप बताइए, अगर हम पूछें कि इन 5 प्रेक्षणों का सम बताइए, अगर हम इसका योग पूछें तो आप क्या बताएंगे? अगर हम योग पूछें तो आपको दिया गया 5 प्रेक्षण का जो मान दिया गया है x बार वो 60 दिया गया है, ठीक है। और आपसे अगर योग पूछें 5 प्रेक्षण का, तो 5 प्रेक्षण का जो योग है 5 × 60 = 300। बात समझिए, ये योग आ गया। अब मैं इसी 10 का योग पूछूं दोस्त, इस 10 का योग पूछूं तो आप क्या बताएंगे? 10 पदों की संख्या में माध्य से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? योग निकल के आएगा। फिर अगर इसका मैं पूछूं, इसका योग पूछूं तो क्या होगा? 20 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त 300 आएगा। अब आप बताइए, हमें टोटल का माध्य निकालना है। हमें क्या करना है कि टोटल का माध्य निकालना है। टोटल का माध्य x बार निकालने के लिए हमें पूरे डाटा का सम क्या करना? सम निकालना है और नंबर ऑफ टर्म। अब दोस्त आप बताओ, सम 5 प्रेक्षण का सम दिया गया, 10 प्रेक्षण का सम दिया गया और 15 प्रेक्षण का सम दिया गया। तो दोस्त सबका सम कर लीजिए, अब कितने प्रेक्षण है? कितने प्रेक्षण? 15 15 30। तो 900 में जब 30 से डिवाइड करेंगे दोस्त तो 30 क्या आएगा? ये x बार का जो मान आएगा वो 30 है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ चुके हो। मैंने इसमें किया क्या, देखिए फिर एक बार मैं फिर से बताता हूं। मैंने आपको बताया, अगर आपको 5 प्रेक्षणों का अगर माध्य दिया गया है, अगर 5 प्रेक्षण का माध्य दिया गया है तो आप बताइए इनका योग निकाल लेंगे कि नहीं? योग निकाल, क्यों? क्योंकि संपूर्ण माध्य निकालने के लिए हमें योग की जरूरत पड़ेगी। संपूर्ण माध्य निकालने के लिए हमें योग की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम सम निकालते। फिर इस 10 प्रेक्षण का माध्य 30 दिया गया है तो इसका सम हम निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? इसका सम निकाल। और फिर इसका दोस्त जब हमें पता है, 15 का 20 पता है, इसका हम योग निकाल लेंगे कि नहीं निकाल? इसका योग निकाल लिए, उसका योग निकाल लिए। अब बताओ दोस्त, पूरे संपूर्ण का माध्य निकालना है हमें, तो सबका योग कर दीजिए। और कितने प्रेक्षण है, कितने टर्म हैं? तो 5 10 15 और 15 थी 30। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? ये हमारा निकल करके आ गया कि संपूर्ण प्रेक्षण का क्या निकल गया? संपूर्ण प्रेक्षण का जो मान है वो हमारा निकल करके आ गया। इतनी बात आप समझ गए। अब आगे हम क्या देखते हैं? देखिए, समांतर माध्य के गुण देखते हैं। देखिए बहुत बढ़िया चीज है, आप देखते जाइए। समांतर माध्य तो आप निकाल लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अच्छी बात आने वाली है। अच्छा दोस्त, एक चीज और जानिए, समांतर माध्य के गुण स्टार्ट कर देते हैं, इसी में बता देंगे। समांतर माध्य के गुण, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन।
दोस्त इसमें क्या है आप देखिए, अगर कोई आंकड़ा है, इस आंकड़े का अगर x1, पहली प्रॉपर्टी देखिए, पहली प्रॉपर्टी, अगर x1, x2, x3 और x4 है, इसका जो मीन है वो मीन x बार है। ये क्या है? ये मीन है। मीन का मतलब माध्य। बार बार मैं मीन लिखूंगा तो आप समझ जाइए, मीन का मतलब हुआ माध्य। तो प्रॉपर्टी जो निकल के आई, अगर इस मीन में बात समझिए, इस मीन में अगर मैं क्या करूं, x बार में माइनस x1 करूं और प्लस, मतलब इस मीन में से इसको घटाएं, प्लस x बार में से इस टर्म को घटाएं और x बार में से प्रत्येक टर्म को घटा करके जोड़ें। इसको देखिए, बात समझिए, अगर हम पहली प्रॉपर्टी जो बता रहे हैं, अगर माध्य को प्रत्येक टर्म में से घटाकर, प्रत्येक पद में से घटा करके जोड़ दिया जाए तो इनका सम जो आता है वो 0 आता है। क्या आता है दोस्त? 0 आता है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखें, समेशन ऑफ, देखिए ये समेशन ऑफ x बार माइनस एक्स एन इक्वल्स टू 0। अब x बार क्या है? समेशन ऑफ, मतलब समेशन ऑफ x बार माइनस एक्स एन इक्वल्स टू 0। अगर इसको हम आपको समझाएं तो यही चीज हुआ। x बार दोस्त देखिए, एक बार x n या 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, मतलब आप समझिए कि इस पूरे को समझिए, यही टर्म मैंने, ये टर्म x एक बार क्या करें, इस माध्य में से ये वाला पद घटाएंगे, फिर माध्य में से ये वाला पद घटाएंगे, फिर माध्य में से ये वाला पद घटाएंगे, फिर माध्य में से ये वाला पद घटाएंगे और इनको ऐड करेंगे तो जो इनका सम निकल के आएगा वो दोस्त 0 निकल के आएगा। ये बात आप समझिए, ठीक है। इसको हम कहाँ इसका यूज होगा हम बताएंगे आगे आपको। और दूसरी चीज आप देखिए, मैं इतना मिटा देता हूं, इसको आप लिख लीजिए, आप इसको लिखिए, पहले लिखिए, मैं देख रहा हूं सब सही आ रहा है कि नहीं। हाँ, इसको आप लिखिए, आगे हम देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी दोस्त है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा, इसको आप कैसे, इसको थोड़ा सा डाटा के टर्म में समझा दें। ले लेते हैं 3, 4, 5, 6, ये कोई डाटा है, ये कोई आंकड़ा है। अब इसका आप x बार निकालिए। पहली प्रॉपर्टी को हम देखिए दिखाते हैं, x बार निकालेंगे तो 3 + 4 + 5 + 6 अपान 4। तो देखिए क्या होगा, सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? 7, 5, 12, 6, 18, 18, 18, 18, 2, 20, मैंने 20 कर दिया, +2 कर दिया और 5। इससे क्या होगा, मुझे आसानी हो गई कि पॉइंट में नहीं आएगा। 7, 5, 12, 12, 8, 20 और 5 आ गया 4। ये x बार का मान जो आ गया वो 4। अब दोस्त 4 में से, जब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, मतलब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, यहां लिख देते। फिर 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, फिर 4 में से 5 घटाएंगे तो -1, फिर 4 में से 6 घटाएंगे तो -2, फिर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। इनको जब जोड़ेंगे, जब इनको जोड़ेंगे ये -1 हो जाएगा और ये +2 -2 0 आ गया कि नहीं? बात सिद्ध हो गई कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपके मन में जो डाउट था उसको मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि डाउट होता है कि भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो मैंने इसको करके दिखा दिया। दूसरी चीज मेरे प्यारे दोस्तों, जो दूसरी प्रॉपर्टी है, हो सकता है आज पूरी प्रॉपर्टी ना हो पाए। दूसरी प्रॉपर्टी जो है कि अगर, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, अगर प्रत्येक आंकड़े में, प्रत्येक पद में के जोड़ा जाए
तो माध्य भी के बढ़ जाता है। आप समझिए इस बात को, समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई आंकड़ा दिया गया है, उस आंकड़े में, बात समझिए, अगर उस आंकड़े में कोई कुछ जोड़ दिया जाता, मैंने मान लिया कि के जोड़ दिया जाता है, कुछ जोड़ा जाता है, तो जोड़ने पर जो माध्य आएगा वो माध्य मेरे प्यारे दोस्तों पहले वाले माध्य का के प्लस हो जाएगा। जैसे सपोज करिए कि पहला माध्य, आप इसको हम आंकड़े से समझाएं आपको तब ज्यादा समझ में। जैसे हमने इसके पहले लिया, जैसे ले लिया 3, 4, 5 और 8, ये ले लिया। अब इसका यक्स माध्य पहले बताइए 0, मतलब ओरिजिनल यक्स माध्य ओरिजिनल, इसका पहले बताइए, इसका माध्य बताइए कितना होगा। इसका माध्य 7, 5, 12, 8, 20, 20/4 = 5। अब दोस्त अगर इस आंकड़े में +2 कर दें तो देखिए 5, 6 और 7 और 10, तो ये कितना आएगा। इसका यक्स यन इक्वल्स टू, मतलब यक्स यन क्या हम लिख रहे हैं जानते हैं, न्यू वाला जो माध्य, नया माध्य जो होगा वो कितना आएगा। अगर 2 जोड़ रहे हैं तो 2 जो जोड़ रहे हैं वो आएगा 28/4 = 7। अब देखिए दोस्त, अगर प्रत्येक टर्म में 2 जोड़ रहे हैं तो जो नया वाला माध्य बन रहा है, अगर नया वाला जो माध्य हो रहा है, यहाँ पे देखिए वो नया वाला माध्य भी 2 से बढ़ जा रहा है। कितने से बढ़ जा रहा है, 2 से बढ़ जा रहा है। मतलब हम इस चीज को, अगर आपको इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, बात इतनी समझे कि नहीं भाई। अगर किसी भी आंकड़ा है, उस आंकड़े में अगर के से जोड़ा जाए तो जो पुराना वाला आंकड़ा होगा वो जितना जोड़ा जा रहा है उसी से और बढ़ जाएगा। जैसे इस पुराना वाला आंकड़ा 3, 4, 5, 8 है, इसका जो माध्य है 5 है, और जब 2 जोड़ दिए तो इसका माध्य 7 आ गया। मतलब आंकड़े में जितना जोड़ेंगे उतना ही हमारा माध्य भी परिवर्तित होगा, उतना ही जुड़ेगा। अगर इसको हम एक टर्म में सिंप्लीफाई करें, मतलब जैसे अगर हम कह लें ओरिजिनल जो यक्स बार था, पहले ओरिजिनल मतलब प्रारंभिक जो माध्य था, अगर उसमें हम के जोड़ दें तो मेरे प्यारे दोस्तों जो न्यू माध्य आएगा वो न्यू माध्य मैंने मान लिया ये है। बात समझे, ये है। इसको हम कर सकते हैं कि नहीं, इतना समझे। आपसे पूछा कैसे जाता है, इसको मैंने कर दिया। देखिए मैंने के जोड़ दिया तो जो नया माध्य आ गया वो यक्स बार यन आ गया। ठीक है। अब दोस्त कैसे पूछा जाएगा, देखिए आपसे एक क्वेश्चन लिखता हूं, उस क्वेश्चन के माध्यम से हम इस चीज को, जैसे आपसे पूछे क्वेश्चन लिखते तो इसका यूज बताते, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, इसको रटना नहीं है। अगर हम आंकड़े, ओरिजिनल आंकड़े में कैसे ये निकल गया, देखिए अगर इसको हम यक्स 0 मान लें और इसी में के से जोड़ दें तो नया आंकड़ा ये बन के आ रहा है कि नहीं। यही हमने सिंप्लीफाई किया कि पुराने वाले माध्य में जितना जोड़ेंगे, 2 के जोड़े, कोई कांस्टेंट जोड़े तो नया वाला टर्म है। मतलब यही होगा कि नहीं, मतलब आंकड़े में जितना जोड़ेंगे उतना हमारे माध्य में परिवर्तन होगा। तो इसकी माध्य से हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे 10 संख्याएं दी गई हैं, अब बात समझिए, अगर 10 संख्याएं दी गई हैं और प्रत्येक संख्या में हम 25 जोड़ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 25 जोड़ दे रहे हैं,
तो प्राप्त आंकड़े या संख्याओं का जो माध्य है वो 75 है। तो मूल आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए। कुछ कह नहीं रहा, अगर आपको यह समझ गए, अगर 10 संख्याएं दी गई हैं और प्रत्येक संख्या में 25 जोड़ा जाता है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अगर 10 संख्याएं दी गई हैं और प्रत्येक संख्या में 25 जोड़ देते हैं तो प्राप्त जो माध्य है वो 75 है। तो मूल आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्त, मैंने बताया कि अगर आंकड़े में जितना जोड़ेंगे उतना माध्य में परिवर्तन होता है, जितना आंकड़े में जोड़ेंगे उतना माध्य में परिवर्तन होता है। तो इससे देखिए, आपको प्रारंभिक आंकड़ा निकालना है, आप जितना जोड़ रहे हैं वो इसको निकालना है, जितना जोड़ रहे हैं वो दिया गया आपको, और आपका जो नया माध्य है वो भी दिया गया। मतलब प्रारंभिक माध्य निकालना है कि आपको दिया गया है, यक्षयन आपको दिया गया। तो यक्ष प्रारंभिक जो मान होगा वो यक्षयन बार माइनस, यक्षयन मतलब न्यू वाला, नया वाला आंकड़ा जो जोड़ने के बाद माध्य प्राप्त होता है वो वाला। तो दोस्त, जो जोड़ने के बाद माध्य प्राप्त होता है वो 25 प्राप्त होता है, 75 प्राप्त होता है, और जितना जोड़ रहे हैं वो कितना, 25। तो कितना आया, 50। मतलब प्रारंभिक जो आंकड़ा था वो उसका माध्य 50 था। प्रारंभिक आंकड़े का जो माध्य था दोस्त वो कितना था, 50 था। ऐसी जोड़ भी, ऐसी घटाना होता है, ऐसी भाग होता है, ऐसी और गुणा, मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, और दो संक्रियाएं एक साथ हो सकती, या गुणा करके घटाए या भाग करके घटाए, तो ये भी संक्रियाएं हो सकती। अब दोस्त, आज इतना ही, आप इसको लिख लीजिए। आज इतना ही, आज के लिए बस इतना करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने मेरे साथ बहुत सहयोग कर रहे हैं, आपको मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं आपको अपना आभार प्रकट करता हूं, और ऐसे ही आप मेरा सहयोग करते रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।